Rabia, truth be told, good aesthetics can never be cheap. Not all FCPS dermatologists are qualified aestheticians. जब आपके पास लोग आते हैं, कभी कोई ऐसे लोग आते हैं जो कहें मुझे बिल्कुल। फला जैसी स्किन चाहिए? They actually come with filters, their Snapchat filters or their Instagram filters, and they say, can you do this to my face? The most qualified aestheticians, when they are injecting filler, somewhere they are a bit anxious and they are praying nothing goes wrong. When hair loss starts, initially आपको feel नहीं होता. जब आपको ऑलमोस्ट 50% हेयर लॉस हो जाता है, दैट्स व्हेन वी स्टार्ट रियलाइजिंग ओ माय गॉड. अंग्रेज़ों की अप्रोच होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है. अगर कोई चीज़ आपके पेशेंट को बॉदर नहीं कर रही है, डोंट हाईलाइट इट फॉर देम. मोस्ट सर्च्ड थिंग है ऑन द नेट फॉर स्किन, दैट इज रेटिनॉल, vitamin C and hyaluronic acid. Whatever you do in your 20s is going to show in your 40s. Whatever you do in your 30s is going to show in your 50s. The worst complication of a filler can be blindness. Blindness? Yes. It can Oh my cause God. blindness and stroke. वो प्रोडक्ट्स जो हैं, आर दे एक्चुअली गोइंग टू वर्क ऑन द स्किन्स हेयर, और क्या वो ग्लास स्किन जो है वो यूज़ करके आ सकती है जो कोरियंस की है? Girls coming in their 20s for Botox, no, you don't need it. जब तक वो लाइन नहीं बनी तो बोटॉक्स का कोई काम ही नहीं है. हर जगह जो है वो बोटॉक्स भी ऑफर हो रहा है, बट आई हैव सीन दैट कैन ऑल्सो गो रॉन्ग. We were sitting and my sisters go like, Nazia, तुम्हारा मुंह एक तरफ जा रहा है. And the first thing I did was obviously I rushed and I found a mirror for myself and yes. आईवी ट्रीटमेंट मैंने सुना है, बार्स होते हैं आईवी ट्रीटमेंट, वो पार्टीज होती हैं वेस्ट में तो Cocktails. हाँ, कॉकटेल्स, और वो तो व्हाट इज दैट एंड इज इट सेफ? You are injecting this into your face, you are injecting this in your scalp. Please do not compromise. This is not the time to save money. 3 लोगों को HIV डायग्नोज हो गया बिकॉज ऑफ PRP. अब मैं एक ट्रे यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने आपके सिरिंजेस रखे हुए हैं ब्लड. नाउ यू नो दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रोवाइडर टू मेक श्योर कि अब ये दोबारा स्टेराइल हो. आई सॉ दिस डील ऑन इंस्टाग्राम. द हाइड्रा फेशियल वॉज फॉर 8,000 एंड देन माई कज़न वेंट टू समवन, द हाइड्रा फेशियल वॉज फॉर 12,000. तो आपके क्लिनिक में क्यों 20,000 का है? वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट. आजकल जो है हम सब, चाहे मर्द हों चाहे औरतें हों, अपनी स्किन को लेकर, अपने हेयर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, और सोशल मीडिया ने तो ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिए हैं. जैसे जैसे हम ज़्यादा कॉन्शियस होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट में न्यू जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स और प्रोसीजर्स जो हैं वो आते जा रहे हैं, और एक कन्फ्यूजन ही रहती है कि हमारी इस पर्टिकुलर स्किन प्रॉब्लम के लिए हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन सी ट्रीटमेंट करानी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम कॉन्शियस हो रहे हैं वैसे वैसे मार्केट में एस्थेटिशियंस और डर्माटोलॉजिस्ट और क्लिनिक्स जो हैं उनका भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है. सो आज की मेरी एपिसोड जो है, दिस इज़ प्रिटी मच फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन, स्किन कंसल्टेशन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड यू डोंट वांट टू मिस दिस. आप एंड तक देखें और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नाजिया खान पानेज़ई, कंसल्टेंट एस्थेटिक फिजिशियंस हैं. इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी. सो डॉक्टर नाजिया, टेल मी, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं आप. आई कीप हेयरिंग कि एस्थेटिशियन होते हैं, एस्थेटिक फिजिशियंस होते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं. क्या इसमें कोई फ़र्क है? व्हाट इज़ एस्थेटिक फिजिशियन? आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए. Okay, so aesthetic physician or esthetician is the same. It's just two different words. And then you have dermatologists. Dermatologists and aesthetics is very close. They work very closely. Aesthetics pehle, it was not identified as a separate field. So you had dermatologists who were doing cosmetic work and clinical work. Okay. But now with time we have realized that aesthetics in itself is a super specialized field, and now it is identified as a different field altogether. So dermatologists भी आपको aesthetic treatments offer कर सकते हैं, if they have the qualification for it. But dermatologists, they have clinical skills, they have clinical knowledge, clinical dermatologists. Okay. So if I had to divide dermatology, we are also dealing with skin,
Okay, so we have clinical dermatologists and we have cosmetic dermatologists. अच्छा. And if you are a clinical dermatologist, you have super specialized in clinical dermatology where you're treating lesions and, for example, melanomas, cancers. You can also at the same time offer aesthetic work to your patients. लेकिन अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि हमने ये रियलाइज़ कर लिया है कि इफ़ यू ओनली वांट टू फोकस ऑन एस्थेटिक्स तो फिर आप उसी में डायरेक्ट सुपर स्पेशलाइज कर सकते हैं. अच्छा जी. ओके, सो दिस इज लाइक MBBS इज द बेसिक, और फिर उसके बाद जो है वो ये स्पेशलाइजेशन. उसके बाद ये स्पेशलाइजेशन है. सो वेयर इज़ द प्रॉब्लम इन एस्थेटिक्स राइट नाउ इन पाकिस्तान? We don't have any structured program to become an esthetician. Oh, really? Yeah, not at all. We don't have any program. If you, for instance, let's say I've done my MBBS and I know I want to become an aesthetic physician. There is no post-graduation program through which I can go, graduate, and call myself an aesthetic physician. You have very short courses. 5 days, 7 days, 12 days, जिसमें आपको वो बहुत सुपरफिशली सारा सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं कि लेज़र हेयर रिमूवल में आपके पास ये ऑप्शंस है, ये पील्स है, दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू डू बोटॉक्स, यू नो, लाइक टीचिंग बोटॉक्स ओवर अ पीरियड ऑफ 8 hours. Oh my God. Yeah, and teaching fillers in 1 day, teaching threads in 1 day, and then 2 hours का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होता है. और 10 days के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि येस यू हैव completed this diploma course. So for the most part, that's how a lot of clinics are running. There are very few people who have higher level of qualification in aesthetics. So और वो हायर लेवल, सॉरी टू कट यू, हायर लेवल एजुकेशन क्या होती है? 2 साल का कोर्स, 3 साल का डिग्री, is it like that? So again, coming back to the topic, like when I decided I want to become an aesthetic physician, and I was clear that I am not into clinical dermatology. मेरा interest उसमें बिल्कुल भी नहीं था. ठीक है. So I didn't want to go through the whole program of going, like, you know, 5 year of FCPS where I'm learning clinical dermatology. जब मुझे उसको apply ही नहीं करना था, ना मेरा उसमें कोई interest था. So I had to, you know, like I'm married to a doctor. He has super specialized in his field. Then I have my cousins who are doctors. They're all super specialized. So as a doctor, it's very important कि आपको अपना subject inside out आता हो. And I knew that these 10 days, 12 days courses, they will not satisfy my soul. And I had to look for something where I am reading the subject thoroughly before I'm offering it to my patient. Luckily, London में इस वक्त Masters in Aesthetics offer हो रहा है. It is a 2-year program. And then I signed up for that. मुझे admission मिला and I completed my Masters in Aesthetic Medicine from Queen Mary University. It's one of the best universities in the world. And then after that, I went for higher and, you know, like more courses like American Academy courses. This is also a very renowned program. बहुत सारे अच्छी डर्माटोलॉजिस्ट्स ने ये किया हुआ है. अच्छा. या इट्स अ गुड प्रोग्राम. तो यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं है कि अगर कोई अपना क्लिनिक या वो चला रहा है तो कोई? पाकिस्तान में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन ऑन दिस. In the past few months, I've actually seen ads where they are offering these courses to nurses too now. Oh. So, you know, who's going to draw that line? कि ये कौन कर सकता है और ये कितना सेफ है? कितना सेफ है? पाकिस्तान देखें, इफ़ यू गो टू अमेरिका, वहाँ पे जो नर्स की नॉलेज है दैट इज़ as good as that of a doctor. There is a difference, obviously, for that reason she is a nurse और वो एक डॉक्टर है. मगर पाकिस्तान में आपकी नर्सेज दे डोंट गेट दैट काइंड ऑफ एजुकेशन एज नर्सेज इन अमेरिका. अच्छा, अमेरिका में नर्सेज एस्थेटिक्स प्रैक्टिस करती है. अच्छा. But again, Rabia, they have a very good program. You know, they study things in more details. पाकिस्तान में जो आपके जो नर्सिंग स्कूल्स है वो आपको वो नहीं, उस तरह का प्रोग्राम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ना आपको उस लेवल का एजुकेशन दे रहे हैं. तो नर्स ही उतनी ट्रेन नहीं है बेसिकली. हाँ. So yeah, but now they are offering these aesthetic courses to nurses, which I think, you know, is terrible. मतलब ये तो आपने जो बात बताई है तो किसी के पास जाने से पहले जो है वो 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए, क्योंकि लोग अब इतने कॉन्शियस हो गए हैं स्किन और हेयर के लिए. मुझे ये बताएं डॉक्टर नाजिया कि आजकल लोग सबसे ज़्यादा किस कॉमन प्रॉब्लम के साथ आते हैं, चाहे औरतों में भी बताएं और मर्द में भी बताएं, क्या उनके क्या इशू होते हैं? सबसे टॉप पे हेयर लॉस आई वुड से,
both men and women. If I had to tell you, the biggest problem they are facing right now is hair loss. It's so common. अच्छा, तो ये हेयर लॉस का जो प्रॉब्लम है जो अब आप कह रही हैं इट्स सो कॉमन और उसके साथ आते हैं, ये ओवर द टाइम हेयर लॉस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया या लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए? बिकॉज एज आई सेड इन माई इंट्रो कि सोशल मीडिया ने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत हाई कर दिए हैं और लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं अपने अपीयरेंस को लेकर। तो प्रॉब्लम में इजाफा हुआ है या लोगों की कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा? दोनों प्रॉब्लम में भी इजाफा हुआ है। सो टू स्टार्ट विथ व्हेन हेयर लॉस स्टार्ट्स, इनिशियली आपको फील नहीं होता। जब आपको ऑलमोस्ट 50% हेयर लॉस हो जाता है, दैट्स व्हेन वी स्टार्ट रियलाइजिंग, ओ माय गॉड, माय हेयर इज़ नॉट एज डेंस एज इट यूज्ड टू बी, माय हेयर इज़ नॉट एज थिक। मेरी पोनी, अचानक आपको लगता है कि व्हेन आई मेक माई पोनी टेल और व्हेन आई मेक माई बन, इट सीम्स कि मेरे बाल थिन हो गए हैं। अच्छा। सो वी रियलाइज लेट ऑन कि हेयर लॉस हो रहा था। अब हेयर लॉस में देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट, बट हेयर लॉस के डिफरेंट कैटेगरीज है। हेयर लॉस हम किसको कहते हैं? रिड्यूस्ड हेयर ग्रोथ इज ऑल्सो हेयर लॉस, थिनिंग ऑफ हेयर इज ऑल्सो हेयर लॉस, शेडिंग ऑफ हेयर इज ऑल्सो हेयर लॉस. So anything that you're experiencing, this is hair loss, any one of the three, and you can be experiencing all three at one time. So वो patient to patient vary करता है, हेयरलाइन रिसेस करता है, पीछे को जा रही है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ. तो ये हेयर लॉस के अलावा स्किन के कौन से मोस्ट कॉमन होते हैं? जैसे हमें तो लगता है कि एक्ने होता है, एडल्ट एक्ने भी होता है, उसके लिए भी लोग आते हैं. तो एक्ने के अलावा और क्या ऐसे इश्यूज हैं जिसके लिए आते हैं? एक्ने है, एक्ने स्कारिंग है, अनइवन स्किन टोन है. दीज आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स दैट आई थिंक all aesthetic pigmentation, uneven skin tone is pigmentation, hyperpigmentation जिसको हम कहते हैं. So I'm trying to talk in a very layman term ताकि हमारी audience को समझ आ सके. Yeah, but these are the most common problems, and then congested skin problems. अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपने कहा कि दोनों चीज़ें हैं. एक तो ये कि कॉन्शियसनेस भी बहुत बढ़ गई है और ओवर टाइम जो है ये प्रॉब्लम भी बढ़ गया है. अगर हम पिछले टाइम से जैसे अगर मैं कहूँगी माय मॉम नेवर यूज्ड सनस्क्रीन और या बेतहाशा जो सीरम्स और एसिड्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं या क्या, बट शी हैज़ अ वेरी गुड हेल्दी स्किन. सो आई बिलीव कि क्योंकि उस टाइम की डाइट ऐसी थी, उस टाइम की आबो हवा ऐसी थी, शायद स्ट्रेस लेवल्स ऐसे नहीं थे या क्या, या हमारी जो रूटीन्स हैं, स्लीप हैबिट्स हैं, तो ऑल दीज थिंग्स यू थिंक दैट हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड? Yes, absolutely. These are the most basic things that you can do for good skin. Sleep, diet which is rich in antioxidants, good food, less processed food. Smoke, अच्छा, I don't smoke, you don't smoke. But if we have friends who are smoking, तो हम passively उसको inhale कर रहे हैं. So that is also affecting our skin and hair. So ये हमारी जो lifestyle modification है, this has a very important role in how our skin looks. And then talking about hair loss, nutritional deficiencies की वजह से भी hair loss हो सकता है, hair thinning हो सकती है. Stress is a very common factor for hair loss. Yeah, stress directly affects how your skin looks and it affects your hair. So, and then there could be also some underlying disease. So when you get a patient who's coming to you for hair loss, it's very important you rule out certain diseases. For instance, maybe they have a thyroid problem going on, maybe they have a hormonal imbalance going on. So you cannot offer them hair loss treatments without addressing the underlying cause. दोनों साथ साथ होना चाहिए, तो फिर जाके आपको रिजल्ट्स मिलेगा, आपके पेशेंट को भी फिर then that is when it becomes gratifying. तो इसके लिए ये जो आपने मेंशन किया कि हो सकता है उनको थायराइड हो या कुछ और अंडरलाइंग डिजीज़ हो, उसके लिए जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि आपका जो ब्लड टेस्ट है वो किया जाए. इज़ दैट राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली यस. फॉर इंस्टेंस इफ़ यू हैव लो हीमोग्लोबिन और लो आयरन लेवल्स, उससे भी, जिसे हम अनीमिया कहते हैं मेडिकल टर्म में, उससे भी हेयर लॉस होता है. तो देयर सो मच लाइक अगेन योर पेशेंट, अगर पेशेंट को डैंड्रफ है, आप डैंड्रफ को नहीं ट्रीट कर रहे हो और आप पेशेंट से कह रहे हो कि प्लीज़ कीप कमिंग एवरी मंथ फॉर PRP, एंड दिस पेशेंट इज सो डेस्परेट, दिस पेशेंट विल कीप कमिंग थिंकिंग एट सम पॉइंट इट्स गोइंग टू वर्क फॉर मी. यू हैव टू फर्स्ट ट्रीट द डैंड्रफ, क्योंकि डैंड्रफ इन इटसेल्फ इज कॉजिंग हेयर लॉस. तो you have basically एक holistic approach होता है where you are
you're trying to reduce the hair fall, but you're also treating the underlying cause. सही, ये बताएगा क्योंकि मैंने अभी उसमें कहा भी कि ये जो हमारा सोशल मीडिया है उसकी वजह से जो है वो सेलिब्रिटीज़ को देखकर और वैसे भी लोग देखकर दूसरों की स्किन और ज़ाहिर उस पर इतने फिल्टर्स भी लगे होते हैं, उन्होंने इतनी कॉस्मेटिक सर्जरीज भी और ट्रीटमेंट्स भी कराई हुई होती हैं, तो लोग जो है उनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं बहुत ज़्यादा अपनी स्किन और हेयर को लेकर. जब आपके पास लोग आते हैं, कभी कोई ऐसे लोग आते हैं कि मुझे फला जैसी स्किन चाहिए या मुझे Absolutely, Rabia, this is one thing we all experience. They actually come with filters, their Snapchat filters or their Instagram filters, and they say, can you do this to my face? Really? Yes. और ज़्यादा common है in the younger generation, and overfilled lips has become an obsession. Overfilled lips? Yes. Okay. And I had this young patient, she had come from London, and तब मैंने शुरू में जब start किया था, and she came, she had proper volume in her lips, and she was asking me, can you please inject a little more lip filler? And I kept telling her, I think you have enough volume in your lips. And she kept saying, please, a little more. But I refused that because I am representing my work at the end of the day. कल को उसको कोई पूछेगा कि who's done your lips, and if she says, oh, Dr. Nazia Khan Panase did my lips, so I'm causing damage to my name. I refused, but then I did find out through someone that she went to another clinic and she got her lips done. तो मतलब ये स्टैंडर्ड्स जो है आई थिंक शायद उसको ये ज़्यादा प्रेशर था कि यही ट्रीटमेंट्स जब आप लंदन में करवाते हैं तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, सो शी माइट हैव थॉट कि अब मैं जब वापस जाऊंगी सो आई विल नॉट कम बैक फॉर अ ईयर मे बी, सो इट्स गुड. आई डोंट नो व्हाट शी वाज थिंकिंग, बट आई कैन ओनली guess that maybe that's why she was so desperate to get more filler done in the lips while she had good volume. कराया हुआ था उसने, but she wanted more filler. और आपने अभी कहा कि ये यंगर जनरेशन में ज़्यादा होता है. बहुत कॉमन है. यंगर जनरेशन they come, they say, I had a patient, she was coming for hair loss, PRP, and she was coming from Lahore for her PRP sessions. At one point, I remember she said, Dr. Nazia, can I have high cheekbones? What am I supposed to do? I want a more contoured jawline. और क्या एज ग्रुप था ये? She was in first year of BDS. Oh, yeah, okay. So I can say 19, 20. 20, yeah. And then I told her, I said, you're so beautiful as you are. Do not compare yourself to the celebrities. वो तो देखे, that is their career. That is their job. And their life is they get paid for it. They get paid for it. One thing. Second, जो आप देख रहे हैं, these are highly edited versions, There's a lot of team that's going behind this. There's a whole teamwork. Makeup artists है, फिर आपकी lights है, फिर आप उसको बाद जो उसकी editing होती है, इतना कुछ है. So please don't come, do not expect that you can have that kind of skin. Skin texture is normal. उसको accept करें, उसको embrace करें. But if you have something to correct, like hyperpigmentation, scars, acne, yes, why not? That's the time to go to doctors. Okay, so younger generation में consciousness आपने कहा कि बहुत ज़्यादा है. एक और सवाल before we dive deep into it, कैसे कोई इंसान जो है वो ये डिसाइड करे कि किस डॉक्टर के पास जाना है, किस क्लिनिक जाना है? जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दी कि एक लड़की आई, उसके ऑलरेडी जो है वॉल्यूम था इतना ज़्यादा लिप्स में, लेकिन उसको और फिलर जो है वो कराने थे. आपने मना किया तो वो कहीं और चली गई, तो आई एम श्योर कि उन्होंने नहीं मना किया और उन्होंने करा लिए. कैसे डिसाइड किया जाए और कितना ज़रूरी है कि डॉक्टर जो है वो एक स्टैंड ले और मना कर सके अपने क्लाइंट्स को कि भाई इसकी ज़रूरत आपको नहीं है? पहले तो ये बताएं कैसे डिसाइड करें कि कहाँ जाना है. सबसे टॉप पे ये आता है कि प्लीज़ डू नॉट गो टू अ क्लिनिक बेस्ड ऑन द फैक्ट कि फिलर 8,000 का हो रहा है, बोटॉक्स 10,000 का हो रहा है. प्लीज़ डू नॉट चूज़ अ क्लिनिक बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उसकी प्राइसेस कम है. राबिया, ट्रुथ बी टोल्ड, गुड एस्थेटिक्स कैन नेवर बी चीप. आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन हु इज़ क्वालिफाइड and if you're looking for good results, it's going to come at a cost. So how to decide who to go to? Qualification is the most important thing in all of this. आप जिसके पास जा रही है, जो आपको लिप फिलर करके दे रही है, चीक फिलर करके दे रही है, और फॉर इंस्टेंस बोटॉक्स करके दे रही है, उन्होंने एस्थेटिक्स में क्या क्वालिफिकेशन की हुई है? अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सी,
I have a lot of respect for all the FCPS clinical dermatologists that we have. They go through a very structured program for 5 years, and then they go through a very tough exam. But not all FCPS dermatologists are qualified aestheticians. ये दो different terms हैं जिसको it's time for us to accept this. I'm sorry, this might offend a lot of people, but that's the truth. And then again, there are a lot of people who have only done MBBS, and then they've done a 10-day course, and they've opened up a clinic, and they're also offering filler, Botox, peels, whatever we have to offer to patients. Again, they are not that person is not the right person to go to. आपके clinical dermatologists, there are so many good names, I can take them. They've done their FCPS, they have done proper courses in aesthetics, and now they have clinics where they're offering clinical work, clinical dermatology plus aesthetic work. सही. So basically आप ये ना देखें कि cheap है या expensive है, क्या है, आप qualification पहले देखें. Proper qualification होनी चाहिए, courses ना किए हुए हों, खाली एक proper जो है वो उनकी qualification हो. Aesthetics में उनकी qualification हो. अगर आप aesthetic काम के लिए जा रहे हैं तो आप उनकी aesthetic qualification देखें कि उन्होंने aesthetics में क्या किया हुआ है, because that's the important part, So, for example, अब जो filler है जी, it can ruin faces. Okay, even the most qualified aestheticians, when they are injecting filler, somewhere they are a bit anxious and they are praying nothing goes wrong. ठीक है. और अगर God forbid, I will share some images with you that I would like you to share with the audience. When filler goes wrong, राबिया उसकी करेक्शन करना बहुत बड़ा चैलेंज है. इट्स एंड जो स्किन चेंजेस होते हैं उसमें उनको वापस रिवर्स करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, और वो पेशेंट के लिए भी एक नाइटमेयर है और डॉक्टर्स के लिए भी एक नाइटमेयर है. मगर फिलर का बहुत ट्रेंड है. बहुत ट्रेंड है. एंड फिलर पे ही आ जाऊंगी मैं, क्योंकि फिलर का ट्रेंड इतना ज़्यादा है और अब आपने फिलर की बात छेड़ दी है, तो मुझे बताएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें फॉर द ऑडियंस कि क्या है फिलर. क्योंकि हम जब बात करते हैं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की या प्रोसीजर्स की, तो हम एंटी एजिंग बेसिकली बात कर रहे होते हैं. हम अपनी एजिंग जो हमारे चेहरे पे होती है उसको डिले करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें ज़्यादातर लाइंस होता है या सैगी हो जाती है तो उसको लिफ्ट करना होता है. ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आई थिंक डॉक्टर्स कर रहे होते हैं. तो फिलर किस तरह से बिहेव करता है उसमें, एंड हाउ डज इट वर्क एज एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट? So we have got fat pads in our face, and as we age, slowly these fats they start dissolving, और ये कम होते जाते हैं. जितना ये कम होता जाता है तो हमारा फेस सैग करने लगता है. द पर्पज़ ऑफ फिलर इज़ टू ब्रिंग बैक वॉल्यूम टू द फेस. जो वॉल्यूम लॉस हो चुका होता है हम वापस उसको रीफिल करना चाह रहे होते हैं. अच्छा, जब हम फिलर लगाते हैं, हमें पहले हम ये पढ़ते थे कि this is going to dissolve in 9 months, the filler is going to go on its own. But latest research now shows that fillers stay in your face. They don't go away altogether. A part of the filler stays. ठीक है? This is the latest research that is coming, that 5 years पहले जिसने filler कराया हुआ था, अभी MRI scans कराए and they see filler on their face. So they don't go away altogether. फिलर का सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जिसका मुझे खौफ है या किसी भी एस्थेटिशियन को खौफ है, वो क्या है कि ब्लड वेसल एक्लूजन. ब्लड वेसल को आपने एक्लूड कर दिया है, मतलब ब्लॉक कर दिया है. आपने फिलर को ब्लड वेसल में इंजेक्ट कर दिया है. सो व्हेन यू डू दैट, so what happens is उसके बाद जो ब्लड सप्लाई जा रही थी to whatever part of the skin or wherever the blood flow was going, now that blood flow has stopped. So the worst complication of a filler can be blindness. Yes, it can cause blindness and stroke. Stroke also? बिल्कुल. With a filler? बिल्कुल stroke and blindness. Again, like
और ये कैसे हो सकता है, थोड़ा सा अगर आप बताएं? व्हेन द फिलर गोज रॉन्ग मींस आपने नर्व को डैमेज कर दिया है नहीं, basically। आपने ब्लड वेसल में इंजेक्ट कर अच्छा, दिया ब्लड है। वेसल में इंजेक्ट कर इसके दिया लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने फेस की एनाटमी इनसाइड आउट आती हो, यू नो एग्जैक्टली आप किस डेप्थ पे इंजेक्ट करें, आप कहाँ पे इंजेक्ट करें। वी हैव द ब्लड वेसल कमिंग ऑल द वे एंड यू नो वी हैव अ वेरी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल थ्रू आउट द फेस। ओके। So, when we are injecting filler, where are we injecting? We are injecting over here, we are injecting in cheeks, we are injecting in the temple area, we are injecting around the corners of the mouth, and then some aestheticians, unfortunately, they are injecting in the forehead. ठीक है, I'll give you my very own example. जी ज़रूर। हाँ। 4 years back or 3 years back, I went to an aesthetic clinic, one of the most renowned clinics in Islamabad, and we were having normal talk, and she tells me, why don't you fill your forehead? And because I knew my subject, and I said, no, it's very risky. She says, touch wood, मेरा तो आज तक कुछ नहीं हुआ. You should fill your forehead. See, अब forehead में filler, it's the most dangerous area to fill with filler. There is a very high chance of blindness. America में अगर आप किसी के forehead में filler inject कर रहे हैं, there has to be an ophthalmologist right next to you, just in case if this filler got injected into the blood vessel और इसके यहाँ से गया वो उसके जो eyes की arteries है. I'll keep it very simple so the audience can understand what I'm speaking about. Just in case अगर वो उस vessel में चला गया तो ये blindness करेगा. So at the same time we have something that can dissolve the filler. It's known as Hyalase. Okay. So that's like the antidote for filler. अच्छा। So if the patient starts telling you कि मुझे थोड़ा blurred vision हो रहा है या मुझे headache हो रहा है या मुझे pain हो रहा है, obviously they will observe the patient for some time. If the patient starts giving you symptoms where you're now suspecting vessel occlusion, so the ophthalmologist is going to start working and try to dissolve that filler there and then. Oh, Yeah. so this is how risky it is. यहाँ पे तो राबिया हाईलेज भी नहीं पड़ा होता क्लिनिक्स में. In America, it's a crime if you are injecting filler into a face and you do not have Hyalase with you. हाईलेज वो होता है जो एंटी फिलर, जो एंटीडोट है, जो फिलर को डिसॉल्व Dissolve करेगा. जी बिल्कुल. तो वो साथ होना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है. You this is like you cannot have filler in your clinic if you don't have Hyalase with you. Because अगर वहाँ पे vessel occlusion हो गई तो आप क्या कर रहे हैं? You are calling the vendor and asking him please deliver Hyalase. I mean it's now a medical emergency. You have to dissolve this filler as soon as possible before it causes more damage. You have to open up that blood vessel. आप इसको जितना delay करेंगे उतने ज़्यादा irreversible changes होगी, उतना ज़्यादा आपके पेशेंट को नुकसान पहुंचेगा. सो फिलर जो है, जो मैं समझी हूँ, वो थोड़ा सा ये भी बताएगा, उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है. बिल्कुल. सो हाइलुरोनिक एसिड के 2 किस्म होते हैं जो हम एस्थेटिक्स में यूज़ होते हैं. वन इज़ क्रॉस लिंक्ड, द अदर इज़ नॉन क्रॉस लिंक्ड. जो क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड होता है, दैट्स द वन दैट वी आर यूजिंग इन फिलर्स टू ब्रिंग बैक वॉल्यूम टू द फेस. ओके. Yeah, and that's the one which is difficult to dissolve, and that's the one which if it occludes a vessel is going to cause a lot of damage. Yeah. सही है. तो आप अपना एक्सपीरियंस जो बता रही थी, तो वो फोरहेड फिलर का वो कह रही थी. So yeah, she was suggesting that I should get a forehead filler, and because I know what a forehead filler can do, and I know it's not worth the risk, I told her, and I'm okay with my forehead. You know, I'm लेकिन लोग कराते हैं यहाँ पे. बिल्कुल लोग कराते हैं, एंड जो करवाते हैं और जिनको कुछ होता नहीं है, आई थिंक उनको 2 नफल पढ़ने चाहिए. दे हैव बीन वेरी लकी. It's one area that I tell everyone, please never ever consider injecting filler in your forehead. Even जितना अच्छा एस्थेटिशियन हो, प्लास्टिक सर्जन हो, कोई भी हो, see some things they are beyond our control. So उसमें देयर इज़ अ वेरी हाई रिस्क. सही. अच्छा, ये बताएगा, क्योंकि हम बात कर रहे थे क्लिनिक्स की और उसकी, और फिर आप फिलर्स की बात कर रही हैं, और फिर उसमें कॉस्टिंग जो है वो भी आ जाती है. लोग देखते हैं डील्स भी लगी हुई होती हैं कि डिस्काउंट डील है, सेल है क्लिनिक पे, और जो है वो फलां चीज़ अब इतने की हुई हुई है, या ईद डिस्काउंट है या क्या. सो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि एक ट्रीटमेंट
की एक पर्टिकुलर कॉस्ट है या मशीन्स जो आपने अगर महंगी और अच्छी क्वालिटी की आप यूज़ करें या क्या, सो हाउ आर यू एबल टू गिव अ डिस्काउंट? तो ये डिस्काउंट्स वाली चीज़ जो है, इज़ दिस अ फ्रॉड या यकीन कर लेना चाहिए या क्या? अच्छा, that's a good question. If you're going to a renowned good clinic, so I wish I could take names. Islamabad में हैं कुछ अच्छे clinics. So it's more for awareness. Like if I put up a deal, it's more because I'm offering it to you. If you like the results, then it becomes a word of mouth. अच्छा, okay. So you are going to tell others that, oh, I went for this, I was very happy. So you know, और लेकिन हाँ, that's one reason that आपने एक नई मशीन शुरू की है. You want people to know that it really does work. So you put up a deal on that. सही है. And then sometimes आप थोड़ा competition देने के लिए भी आप deals दे सकते हैं. Yeah. And then at other times, yes, there could be fraud too. It depends where you're going. Yeah. But if you believe that this clinic is going to maintain the same quality of work even for the reduced price, yeah, why not? तो we all love deals, we all like हाँ, we discounted all like, prices. बिल्कुल. तो ये मुझे बताएं, बिकॉज यू आर इन द फील्ड, तो एक्सपीरियंस किया है आपने कभी कि एक क्लिनिक है जिसका बहुत बड़ा नाम है या डॉक्टर हैं जिसका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनके पास आपको जाके जो है वो एक्सपीरियंस कोई ऐसा हुआ हो जो आपको लगा हो कि यू डिड नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे ऐसा होगा? जी बिल्कुल राबिया, ऐसा हो चुका हुआ है अनफॉर्चुनेटली. आपके साथ हुआ है? हो चुका हुआ है. सो I will not share my experience, but yeah, it was a very unfortunate experience. And that's when it's good in a way. The positive side of this is कि उसके बाद मैंने ये चीज़ realize की है कि I will never do this with my patient. Your patient safety has to come before everything else. There is no end to how much I can provide. There is no end to how much I can earn. But we have to know where to stop. जो मैं ऑफर कर रही हूँ, जो मैं अपने पेशेंट को इतना इल्योर कर रही हूँ कि why don't you get this done? She is not even asking for it. But I've got a new machine and I feel the need कि अब मैंने इतनी महंगी मशीन ले ली है, अब मैंने इसके पैसे पूरे करने हैं. तो जो भी आपके पेशेंट में क्लिनिक में पेशेंट आ रहा है, आप उनसे कह रहे हैं कि आई गॉट दिस मशीन एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग एंड इफ़ यू वांट टू डू इट, आई गिव यू डिस्काउंटेड प्राइस, आई गिव यू दिस प्रोसीजर फॉर अ डिस्काउंटेड प्राइस, आई गिव यू अ गुड डिस्काउंट. एंड व्हाट इज़ दैट डिस्काउंट? 10,000, 20,000. बट या दिस हैपन्स. एंड मैं आपको एक बात बताऊँ कि एज एन एस्थेटिशियन वी वर थॉट समथिंग. जो अंग्रेज़ों की अप्रोच होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है. And they teach you a few very basic things which I think goes a long way. अगर कोई चीज़ आपके पेशेंट को बॉदर नहीं कर रही है, don't highlight it for them. Your patient has come to you with concerns कि मुझे एक्ने स्कारिंग है, और आप उनको बता रहे हैं कि forehead में आपको फिलर की ज़रूरत है. अब अगर वो forehead filler, if it goes wrong, so you can only imagine the kind of mental trauma your patient is going to go through. Your patient is going to think, I never even came for this. You offered it to me, or it was not even bothering me. But instead of, they are coming to get something good out of your clinic, but instead you've caused damage to them. तो एक तो ये पेशेंट्स के लिए कि पहले अपनी रिसर्च करके जाएं कौन कितना क्वालिफाइड है कितना नहीं, और फिर चीप उसके लिए जो है वो ना जाएं. सही है, ठीक है. इसमें एक चीज़ जो मैंने देखी है, चलें फिलर्स, और अब मैं बोटॉक्स पे भी आऊँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जैसा मैंने कहा कि एंटी एजिंग की जो है वो हम तरफ जाते हैं और उसकी जो है वो बात करते हैं. फेशियल्स, पहले तो ये नहीं सुना था हमने कि जो है वो डॉक्टर के पास जाना है फेशियल कराने. किसी भी सैलून आप जाएं और आप मसाज कराएं एंड दैट इज़ योर फेशियल, राइट? वो छोटी बच्चियां भी करा रही होती हैं, जैसे वो टीनेजर्स हो जाती हैं तो उनको भी माएँ लेके जा रही होती हैं फॉर फेशियल्स. सभी करा रहे होते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन इज़ हाइड्रा फेशियल, एंड everyone is offering that. तो it doesn't have to be a clinic. सैलॉन्स में भी जो है वो हाइड्रा फेशियल ऑफर हो रहा है, एंड उसकी प्राइस मतलब इतनी ज़्यादा वाइड रेंज है उसकी प्राइस की कि समझ नहीं आता कि ये
कहाँ जाया जाए, कौन सी प्राइस वाला जो है वो वर्थ इट है या नहीं है, इस पे थोड़ी सी जो है वो बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आई गेट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स आस्किंग मी, डॉक्टर नाजिया, उस क्लिनिक में तो हाइड्रा फेशियल 6,000 का है। आई सॉ दिस डील ऑन इंस्टाग्राम, द हाइड्रा फेशियल वॉज फॉर 8,000 एंड देन माई कज़न वेंट टू समवन, द हाइड्रा फेशियल वॉज फॉर 12,000। तो आपके क्लिनिक में क्यों 20,000 का है या किसी और क्लिनिक में क्यों इट्स फॉर 25,000? सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट हाइड्रा फेशियल। व्हाट इज़ हाइड्रा फेशियल? सबसे इम्पॉर्टेंट तो पहले हम बेसिक बात करते हैं। हाइड्रा फेशियल बेसिकली एक मेडिकल ग्रेड स्किन एक्सफोलिएशन है, जिसमें हम आपके स्किन के सरफेस पे जो डेड स्किन सेल्स पड़े हुए हैं, जितनी भी कंजेशन है, हम उसको वी आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दैट. So we are not doing that superficially. We are going deep into your pores and we are extracting everything to reveal clearer, more even toned skin. 6,000 का हाइड्रा फेशियल, 8,000 का, 12,000 का, 20,000 का में क्या फ़र्क है? हाँ, क्या फ़र्क है? ये तो बहुत बड़ा प्राइस रेंज है. Yeah. So in hydra facial there's two types of exfoliations that we are doing. We are doing mechanical exfoliation and we are doing chemical exfoliation. ठीक है, mechanical exfoliation आती है because जो hydra machine होती है उसकी अपनी एक suction power होती है. Okay. वो करता है mechanical exfoliation and then you are going to use medical grade serums which are going to be different types of acids. You have your alpha hydroxy acids and you have your beta hydroxy acids. You're going to use them and then you're going to now gently उसके अपने रोल्स होते हैं. वो सरफेस पे जो डेड स्किन पड़ी होती है उसको सॉफ्टन अप करता है. जो पोर्स में फैटी एसिड्स पड़े हुए हैं उसको डिज़ोल्व करता है. बेसिकली कंजेस्शन जो होती है वी क्लियर दैट. जो 6,000 का हाइड्रा फेशियल है वो 6,000 का क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ मैकेनिकल सक्शन को यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं. दे आर नॉट यूजिंग सीरम्स. अच्छा, ओके. सो टू स्टार्ट विद द मशीन दैट दे आर यूजिंग इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी मशीन. ओके, सो मशीन्स में भी फ़र्क होता है. बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है. और उसी वजह से कॉस्ट में भी फ़र्क आ सकता है. बहुत फ़र्क पड़ता है जी. तो जो 6,000 वाला हाइड्रा है दे आर नॉट यूजिंग पील्स. Okay. So they're not using serums. They're only going to use the suction power and that alone can also give you results. और आपको लगता है ओह कितने मैंने 6,000 में. So I had a patient who came to me and she asked me कि I have to go to an event और हम सब ने आना है हाइड्रा के लिए, तो what are the charges? I said to her these are the charges and she did not like that. Obviously it's personal choice. And then in 2 months back when she came back, she said, we went to this place and the hydra facial was for 6,000. My sisters, 2 of them, they went, they came back. After 1 week, they had hyperpigmentation. Oh my God. Yes, and they were so worried and she was asking me कि अभी तक वो hyperpigmentation उसकी है and can this be corrected now? So that's when I told her, now you know why 6,000 and why 20,000. This is supposed to be a gentle process where we're not causing damage to the skin. So when you're not using the right serums, you're not using the right products, so you've killed the purpose of this machine, you've killed the purpose of this procedure. तो और उसका ये साइड इफेक्ट भी हो सकता है कि ये हाइपर पिगमेंटेशन. अगर आप बहुत सक्शन यूज़ कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली यूज़ कर रहे हैं, you are now causing inflammation and that inflammation is then going to show as hyperpigmentation. अच्छा, ओके, आई डिडंट नो दैट. ओके, सो ये तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अगर फॉर लेट्स से ओल्डन टेक्निक्स जो थी स्किन को साफ़ करने की, उसमें स्क्रबिंग और एक्सफोलिएशन जो है वो हम करते थे विद दो स्क्रब्स जिसके बड़े बड़े वो ग्रेन्स होते हैं, एंड यू डू स्क्रबिंग एंड ऑल दैट, उसकी एक एडवांस और बेहतर फॉर्म जो है वो हाइड्रा फेशियल है क्योंकि वो एक्सफोलिएट करता है विद द मशीन एंड विद द सीरम्स एंड ऑल दैट. बिल्कुल ऐसा है. Is that right? Yeah, that's right. So how do they differ? When you go for the hydra facials that is being offered in salons where they're using cleansers and scrubs and masks, you're only treating the very surface of the skin. But with hydra facial, I am treating surface and I'm treating the pores on the inside too. I'm causing gentle skin exfoliation जहाँ पे मैं स्किन के पोर्स को पूरा साफ कर रही हूँ. बेसिकली होता क्या है कि पहले हम क्लेंस करते हैं. डिफरेंट स्टेप्स ऑफ हाइड्रा फेशियल टू स्टार्ट विद. पहले हम क्लेंस करते हैं, उसके बाद हमारा आता है पील. अब आप जो पील्स यूज़ कर रहे हैं
उसमें you have to use them in the right order. The first peel you're going to use is going to take up the sebum that is lying on the skin. The second serum that you will use is going to break up the dead skin cells lying on the surface. Okay. And the third serum that you're going to use is now going to go down into the pores because you've gotten rid of the sebum, you've gotten rid of the dead skin cells. अब आ गया next pores. अब जो आप थर्ड सीरम यूज़ करेंगे, पोर्स के अंदर जो भी फैटी एसिड्स पड़े हुए हैं, आई वांट टू गेट रिड ऑफ देम. दोज फैटी एसिड्स, दे आर कॉजिंग ब्लैक हेड, white head and acne. So now I have used medical grade serums and I have removed everything which is making my skin look dull, congested, and the results are phenomenal. ओके तो ये किस एज ग्रुप से स्टार्ट करना चाहिए हाइड्रा फेशियल और कितना ऑफन कराना चाहिए? Acha, that's a good question. So it depends on how congested your skin is. It really depends. It varies person to person. If you have good skin, good genetics, good lifestyle, you don't need a hydra facial. You know, maybe कोई event आ रहा है, so उसके पहले आपने करवा लिया है. But if there is a teenage girl, she has lots of black heads, white heads. Yes, she should consider coming for a hydra facial. अच्छा, so teenagers भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एज. It depends on your skin because we are trying to treat your skin. अगर आप नहीं कराते तो क्या होगा? Black heads बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, and they keep growing on the inside. And that also leaves a huge pore. फिर आपको वो pore bother करेगा at some point in life. So yes, get it treated, get rid of the black heads and white heads. And have a good skincare routine so that it doesn't come back. सही. तो बिफोर वी मूव ऑन टू जो एक ज़्यादा हैवी टॉपिक है बोटॉक्स एंड ऑल, मैं क्योंकि हमने हाइड्रा से शुरू किया है और उसमें हमने फिलर की भी बात की, हाइलुरोनिक एसिड की भी हमने बात की. ये अब चीज़ें जो है वो ओवर द काउंटर, ये सीरम्स और या एसिड्स इनको कह लें, ये जो है वो अवेलेबल होते हैं. जो मोस्ट सर्च्ड थिंग है ऑन द नेट फॉर स्किन, दैट इज़ रेटिनॉल, विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड. मुझे बताएंगे कितना सेफ़ है, कितना वर्क करता है, कब से शुरू कर लेना चाहिए, और वाकई क्या जैसे कि रेटिनॉल के लिए तो कहा जाता है इट्स एंटी एजिंग के लिए एक ज़बरदस्त जो है वो प्रोडक्ट है. इज़ इट लाइक दैट? क्या सीक्वेंस होनी चाहिए? किसी चीज़ के साथ यूज़ कर लें तो क्या उसका नुकसान है? प्लीज़ इस पे थोड़ा सा बताइए. अच्छा, सबसे पहले फॉर गुड स्किन द मोस्ट बेसिक थिंग्स दैट यू कैन डू दैट आई हैव मेंशन्ड अर्लियर टू इज़ गुड डाइट, ठीक है, फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, गुड हाइड्रेशन, गुड स्लीप. एंड नाउ कमिंग टू व्हाट प्रोडक्ट्स टू अप्लाई. हाँ, ये तो इनटेक हो गया कि हम अपने अंदर क्या डाल रहे हैं. स्लीप. इसके बाद क्या स्टार्ट होता है? इसके बाद होता है गुड क्लेंजर. यू मस्ट cleanse your skin, you must use a good moisturizer, and you must use sun protection, sunblock. ठीक है, ये सबसे बेसिक है. Once you get into the habit of doing these things regularly, now you can add on to this. अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूँगी क्योंकि सन प्रोटेक्शन के बारे में भी कुछ डिफरेंट, मैं आजकल जो है वो कुछ ऐसी रिसर्च भी सुन रही हूँ कि अनलेस आपका कोई प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है अंडर द सन, आपको इतनी ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आप यूज़ करें भी तो आप मिनरल बेस्ड ही यूज़ करें. टेल अस अबाउट दैट. No, sunblock must be applied even if you are indoors. Okay. Even if you are within your own house, you don't plan to go out, you must apply sunblock. And then if you plan to go out, reapply. Oh, okay. Yeah. And sunblock की ना अपनी एक duration होती है. This is one thing people don't know. It works for up to 2 to 3 hours depending आपने कितना expose किया है खुद को to the sun. ठीक है. So if there is a lot of sun exposure, you have to reapply this in 2 hours. But again, like Rabia, even as an esthetician, मैं सुबह उठ के एक दफ़ा लगाती हूँ. I never apply it again. But if I am going out during my peak, like during peak day hours, that is between 10 to 3, 10 a.m. to 3 p.m. Yes, I am going to apply my sunblock now. So, but अगर आप सुबह उठ के एक दफ़ा उसको लगा लें and you don't plan to go out, that is enough. But that's not true कि आप अगर सिर्फ जा रहे हैं और सन एक्सपोजर है तब भी लगाए, नहीं. अच्छा. बेसिकली हमारे स्किन में कोलेजन है, ठीक है, and that collagen is giving us a youthful look. Sun causes oxidative stress, and that oxidative stress is going to break down the collagen.
ठीक। सो यू वांट टू प्रिवेंट दैट. जितना कोलेजन ब्रेकडाउन होगा उतनी पहले एजिंग होगी, उतनी ज़्यादा स्किन आपकी डल लगेगी. So collagen is basically the thing Yeah. that keeps you your skin youthful, Yeah, right? that's what really keeps your skin beautiful. Yeah. और वो with age breakdown होना शुरू हो जाता है basically. And with age it breaks down, and also because of exposure to sun. अच्छा, because of तो आपने कहा कि ठीक है फेस वॉश हो, क्लेंजर हो, सनस्क्रीन लगाएं, उसके बाद आप जो है इन चीज़ों पे आए जिसका मैं जिक्र कर रही थी. अच्छा, अब आप 20s में हैं, it's a good time to start using vitamin C. You know? Okay. So whatever you do in your 20s is going to show in your 40s. Whatever you do in your 30s is going to show in your 50s. It's not like, overnight आप skin corrections कर लेंगे at the age of 40, 50. So this is the right time to start. Start using vitamin C serums. Start using retinols. If you don't have any specific skin concern, you have good skin overall, this should be enough for you. Okay. And you don't need any in-clinic treatments like, in your 20s, you really do not need to use Botox and filler. It's not for your age group. But it's okay to start using vitamin C and retinol in Absolutely. your 20s? अच्छा. Vitamin C use करें. Okay. And then, yes, you can start using retinol. कम percentage में use करें, but as you approach your 30s, become more regular with your retinols और उसकी परसेंटेज आप इंक्रीज करें. अच्छा, मुझे बताएं ये जो चीज़ें, क्योंकि हमने देखा था कोविड में ख़ास तौर पर जो है ये चीज़ें एकदम से मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई थी, लोकल ब्रांड्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, हर किसी के पास कोई ग्लो सीरम है, हाइलुरोनिक एसिड है, यही विटामिन सी सीरम्स हैं एंड रेटिनॉल्स हैं, सब अवेलेबल है. तो वो इतना रेडिली अवेलेबल हो गया कि मैंने देखा है बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ, टीनेज गर्ल्स जो हैं 13-14 की, वो भी यूज़ कर रही होती हैं. तो स्टार्ट कराना चाहिए या नहीं? क्योंकि अब तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया ना कि नहीं, स्किन केयर बहुत जल्दी जो है वो शुरू कर देना चाहिए ताकि बाद में जो है वो इतने प्रॉब्लम्स नहीं हो. व्हाट यू सजेस्ट? अ गुड क्लेंसर, a good moisturizer, sunblock, yes, absolutely. A teenage girl, yes, she must use it. Why not? And then once you get into your 20s, you can start using vitamin C and you can incorporate retinols in your skin care. एक और चीज़ वैसे जो बहुत ज़्यादा सर्च की जा रही है आजकल पाकिस्तान में, वैसे तो बाकी दुनिया भर में भी, वो है कोरियन स्किन केयर. उसका जो है वो एक ट्रेंड चल पड़ा है कोरियन स्किन केयर का. प्लीज़ मुझे थोड़ा सा उस पर भी टच कीजिएगा, बताइएगा वो जो ग्लास स्किन वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह का एनवायरनमेंट, आबो हवा, जेनेटिक्स सब डिफरेंट होता है. वो प्रोडक्ट्स जो हैं, आर दे एक्चुअली गोइंग टू वर्क ऑन द स्किन्स हेयर, और क्या वो ग्लास स्किन जो है वो यूज़ करके आ सकती है जो कोरियंस की है, और दे हैव अमेजिंग स्किन, नो डाउट. अच्छा, हाँ. So it's again, like you said, environmental factors plus genetics. To start with, they have the genes for the best skin, okay? And then, yes, you can have better skin, no doubt. I was once shopping. I was in Watson, and this lady came to me and she said, "Oh my God, I've never seen glass skin before this." And I was like, no, I don't have glass skin. But uske liye it was glass skin because she had a lot of skin problems. Okay. So she, she then asked me, what do you do? And then we briefly spoke about everything. आपकी स्किन क्वालिटी को आप बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं. आप उसको, राबिया, there is so much that we can offer for your skin. And, then again, you are the one who's going to decide and draw that line. I have to stop here. हाँ जी, आप ठीक है, ग्लास स्किन आई वुड से कि थोड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, बट येस, यू कैन इम्प्रूव योर स्किन सिग्निफिकेंटली. बट आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बात की है कि यू शुड नो वेयर टू स्टॉप. यस, एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक जिन डॉक्टर्स के पास भी लोग जाते हैं, द डॉक्टर्स ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप द पेशेंट के बस दिस इज इनफ. एंड दैट इज़ वाई हम देखते हैं जब ये नहीं होता कि जैसे आपने पहले जिक्र किया, फिलर्स गोइंग रॉन्ग और बोटॉक्स गोइंग रॉन्ग. प्लीज़ टेल मी,
एजिंग में एक फिलर जो है वो हमने डिस्कस कर लिया कि वो आपकी स्किन को प्लम कर देता है, ज़्यादा फिल कर देता नहीं, है, आपकी स्किन को नहीं प्लम करता, आपके वॉल्यूम लॉस को, वॉल्यूम लॉस को, हाँ, ओके, उसको एड्रेस करता है, जो कि आपके फैट पैड्स होते हैं, डीप फैट पैड्स होते हैं, जो sag हो जाती है जी skin। जी, उसको Okay। करेक्ट करता है। उसको करेक्ट करता है। एंड डज इट गिव यू लाइक दैट डूई एंड मॉइस्चर ऑल्सो? नो, दैट्स नहीं, अच्छा, दैट्स डिफरेंट। ठीक है, ओके। सो डॉक्टर नाज़िया, आपने यहाँ पे कहा कि पीपल डोंट नो वेयर टू स्टॉप एंड दे हैव टू ड्रॉ अ लाइन। तो ये एक तो लोगों को खुद भी एहसास होना चाहिए वेयर टू ड्रॉ अ लाइन, और दूसरा ये कि डॉक्टर्स भी ये सजेस्ट करें ना, जब एक बंदा जाता है डॉक्टर के पास तो वो एक्सपेक्ट करता है कि डॉक्टर भी बताएंगे। आपने खुद भी अभी जिक्र किया कि डॉक्टर जो है वो 50 चीज़ें बता देते हैं जिसकी लोगों को शायद ज़रूरत भी नहीं होती है। तो फिलर की तो हमने बात की कि हाउ इट कैन गो रॉन्ग और उसके कितने बड़े जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप सही हाथों में नहीं है तो। दूसरी चीज़ आती है बोटॉक्स। ये भी एक बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है जो कि लोग कराते हैं और इस तरह से करा लेते हैं, चलते फिरते जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं जैसे बोटॉक्स करा कर आ जाते हैं, और हर जगह जो है वो बोटॉक्स भी ऑफर हो रहा है। बट आई हैव सीन दैट कैन ऑल्सो गो रॉन्ग। सो प्लीज टेल मी मोर अबाउट बोटॉक्स। Okay, so Botox is one of my top favorite treatments. It's one of the best anti-aging treatments. I believe that once you start seeing those fine lines coming, that's the time to start using Botox. That's when you should start considering Botox. ठीक है? Okay. But girls coming in their 20s for Botox, no, you don't need it. Okay? So they obviously, जब तक वो line नहीं बनी तो Botox का कोई काम ही नहीं है. But they say Botox is preventive. So again, then it's the provider's job to tell and educate this patient. It is preventive, but it's going to become preventive once you have the lines. You don't have any line right now, so for you it's not preventive. It's not going to do any good to you. Okay, so Botox can go wrong. Yes, absolutely. अच्छा, Botox. तो सॉरी, तो किस एज ऑनवर्ड्स फिर कराना चाहिए अगर इट्स नॉट फॉर यंग गर्ल्स? So it depends how expressive you are. For someone who is very expressive and they have, like, बहुत smile करते हैं and then you have your crow's feet coming. If it's coming at the age of 27, 28, once you start seeing those lines, you can start. या फ्राउन करते हैं या बहुत ज़्यादा फ्राउन करते हैं, या फॉर एनी रीज़न बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, बेसिकली दैट्स अ टर्म वी यूज़. अच्छा. सो व्हेन यू हैव दोज लाइन्स कमिंग, दैट्स द टाइम टू स्टार्ट योर बोटॉक्स एंड कंसिडर बोटॉक्स. Okay. Yeah, and become regular with it, because even with botox it's good to space out your treatment, the sessions. That's a good idea. ये नहीं है, usually botox जब हम कराते हैं it lasts for up to 3 to 4 months depending on your metabolism. Okay. So in some patients, I have my patients come back and tell me it lasted for 5 months, 6 months. Oh, that's very interesting. How is it related to the metabolism? इसकी अपनी एक हाफ लाइफ होती है. Okay. ये आहिस्ता आहिस्ता खुद डिस्ट्रॉय होता है, एंड वंस इट्स आउट ऑफ द बॉडी, इट्स आउट ऑफ द सिस्टम, देन यू गेट बैक द मसल एक्टिविटी. And अच्छा, okay. but it depends. It varies from patient to patient. In some patients it only lasts just about 3 months. In some patients it can last up to 4-5 months. वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. उसमें आपने कौन सा डोज अप्लाई किया है वो भी एक फैक्टर है. Okay. तो इफ़ यू अप्लाई लो डोज बोटॉक्स, इट्स गोइंग टू वेयर ऑफ इन 2 months. वो 3 months भी नहीं कंप्लीट करेगा. बट इफ़ यू अप्लाइड द राइट, यू इंजेक्टेड द राइट डोज and you've done everything on your part 100%, और अगर वो पेशेंट का 4 months 5 months पे चला गया, that's because पेशेंट का मेटाबॉलिज्म जो है वो इस तरह का है. अच्छा. So these are factors, like these are internal factors. But anyways, coming back to the topic, Botox can also go wrong. Okay. But if Botox goes wrong, it's not a nightmare. Why? Because just like a bad haircut, the hair grows back. Similarly, this Botox is going to wear off, and once it wears off, we're going to be back from where we started. अच्छा. But with filler, if anything goes wrong, yes, we discussed, it's a nightmare. So Botox का आप अपना एक्सपीरियंस बता रही थी. I want you to tell that. Yeah. So Botox में there are a lot of factors that go. Sometimes प्रोवाइडर ने सही काम किया होता है, आपके डॉक्टर ने अच्छा काम किया होता है. बोटॉक्स का आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है. आपको 14 days तक, इट टेक्स 14 days फॉर द बोटॉक्स टू इनकॉर्पोरेट इटसेल्फ फुली इनटू द मसल. उस दौरान यू हैव टू अवॉइड थिंग्स लाइक फेशियल
and deep tissue massage. तो मेरे साथ ये हुआ था अभी, this is 2 years back. I got my Botox done and it was day 12 and there was an event coming up and I thought it's day 12, for the most part Botox settle हो चुका होगा, I can get a HydraFacial done. I got my HydraFacial done and then it was about like maybe few days after this, my sisters, we were sitting and my sisters go like, Nazia, your smile is asymmetrical. And you know, I was like, what? They're like, तुम्हारा मुंह एक तरफ जा रहा है. And the first thing I did was obviously I rushed and I found a mirror for myself and yes, yeah. And then I realized it's because I did not wait for my Botox. I did not wait for 14 days और वो मेरी अपनी गलती थी. It was not the injector's mistake. So sometimes हमारी अपनी गलती होती है. आफ्टर केयर बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्रोसीजर्स में. ठीक है. बोटॉक्स में, फिलर में आफ्टर केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड आफ्टर केयर से ज़्यादा अच्छी आफ्टर केयर से वो ज़्यादा उसका अरसा भी चल सकता है या नहीं? नहीं, आफ्टर केयर हैज़ गॉट मोर टू डू विद द फाइनल रिजल्ट. अच्छा, ठीक है. एंड ऑल्सो सो ये फिलर हो गए या बोटॉक्स हो गए, ये कोई भी लॉन्गर टर्म के लिए नहीं है कि साल निकल जाए, 2 साल निकल जाए, या हो सकता है? नहीं, कोई भी नहीं. अच्छा. No. So if anyone tells you that बहुत फेमस है आजकल थ्रेड लिफ्ट, ठीक है, and the companies they themselves claim it's going to last for 2 to 3 years. That's if I'm not wrong, that's lifting. That's the facelift. Yeah, it's the lunchtime facelift. Achha. Yeah. Okay. So it's not a surgical facelift. Surgical facelift तो बहुत ही invasive procedure है. हाँ. Yeah. So they claim कि it lasts for 2 to 3 years. No, it doesn't. अच्छा. Yeah. Okay. It wears off. And बहुत भी अच्छा आप थ्रेड यूज़ कर लेंगे, बहुत हाई क्वालिटी और you know you've not compromised on anything. It lasts for maximum 1 year. Okay. And then you have to, so you know these things for the most part. Botox though, we tell as a provider, we tell our patients this is going to last for 3 months. Then it's your own metabolism. अगर ज़्यादा चलता है. सही है. सो एंटी एजिंग के लिए अगर 40s में लोग एंटर हो रहे हैं और तब मैं देखती हूँ ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं. अब तो खैर थोड़ा जल्दी ही लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है. सो द बेस्ट थिंग नॉन सर्जिकल जो हो सकती है वो बोटॉक्स है. बोटॉक्स इज़ गुड इन द वे, सी फोरहेड लाइंस जो है बिफोर दे फॉर्म, इफ़ यू लाइक बिफोर दे बिकम परमानेंट. हाँ. हम बोटॉक्स के साथ क्या ट्रीट कर रहे हैं? देयर आर 2 kinds of lines. Okay. So you cannot treat a static line with Botox. You have to start Botox before the line becomes static. ठीक है? What does that mean now? Now, if I smile and I have crow's feet, I can treat this line with Botox and I can prevent this from becoming worse. But if I have crow's feet even at resting face, resting face, that line cannot be treated with Botox. वो शायद उसको soft कर दे लेकिन वो उसको correct नहीं करेगा. And that is because again correct me if I'm wrong, that is because Botox जो है वो आपकी मसल मूवमेंट को वो कर देता है, रोक देता है. बिल्कुल ऐसा करता है, आपके मसल को फ्रीज कर देता है. So again coming to forehead, so if you have the 11, अगर वो स्टैटिक लाइन बन चुकी है, which means that you have the 11 sign on your forehead even with a resting face, what's next? Filler. अच्छा. And filler over here is it is not a good idea. It is very dangerous. So before you get that frown lines, it's good to get your Botox done so that you don't have to use filler and you don't feel the need for it. सही. एक और चीज़ जिसकी हमने क्योंकि शुरू में बात की थी और मैंने आपसे पूछा था कि कॉमन प्रॉब्लम जो है वो सबसे क्या है जिसको लेकर लोग आते हैं, और वो है हेयर लॉस. और हेयर लॉस के लिए लोग जाते हैं फॉर PRP मोस्टली. हाउ सेफ इज़ PRP? कितना वर्क करता है और क्यों किसी पे वर्क कर रहा होता है और किसी पे नहीं भी कर रहा होता? Tell me about that. So PRP is one of the safest treatments that is being offered. It's one of the best things that we can do for our patients, and PRP can be used for so many things, for skin rejuvenation, for hair loss. Why it is safe? Because I'm taking your blood and I'm processing it and then I'm injecting it back into your scalp or face. तो यहाँ पे मेरे पास कोई चांसेस नहीं है किसी किस्म के एलर्जिक रिएक्शन का. मैं कोई
फ़ौरन चीज़ नहीं इंजेक्ट कर रही हूँ आपकी बॉडी में, मैं आपके अपने ब्लड का एक हिस्सा लेके उसको मतलब प्रोसेस करके वापस इंजेक्ट कर रही हूँ. सो PRP इज़ बेसिकली platelet rich plasma, and the whole point of processing this is to obtain a high concentration of growth factors. These growth factors, they have like they induce hair growth, they cause skin rejuvenation. I will not go into the डिटेल्स, डिटेल्स कि वो क्या करता है, लेकिन इसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसके अपने रोल होते हैं, एंड दे हैव गुड इफेक्ट ऑन योर हेयर एंड स्किन. सो बेसिकली आपका अपना ब्लड जो है वो लिया जाता है और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, और उसमें जो प्लेटलेट्स रिच जो होता है वो फिर वापस इंजेक्ट कर दिया जाता है. तो इसीलिए ये सेफ समझा जाता है. एक जगह मैं पढ़ रही थी अभी रिसेंटली, कोई इंसिडेंट हुआ था, आई थिंक US का है या कहाँ का है, कि 3 लोगों को HIV डायग्नोज हो गया बिकॉज ऑफ PRP, क्योंकि उसमें जो नीडल या उसमें जो ब्लड यूज़ किया जा रहा था उसको सही से नहीं रखा गया. तो PRP भी इट कैन ऑल्सो कॉज such side effects if it's not done correctly, or if it's if you're not getting it done from a renowned place. I'm right? glad you've brought this up. Yes, you must go to a place you trust. आपको पता होना चाहिए कि ब्लड लेके अब जब वो ब्लड प्रोसेस हो रहा है, देयर इज़ नो रिस्क ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन. ठीक है. अब मैं एक ट्रे यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने आपके सिरिंजेस रखे हुए हैं ब्लड, और मैंने अब उसमें PRP के इंजेक्शंस सिरिंजेस फिल करके रख दिए. नाउ दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रोवाइडर टू मेक श्योर कि अब ये दोबारा स्टेराइल हो. It goes through the whole process, and then I'm using this for the next patient. क्रॉस कंटेमिनेशन बिल्कुल हो सकता है अगर आप इस चीज़ का ख्याल ना रखें, तो वो प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड देन अगेन राबिया, ऑल ऑफ दिस मीन्स इंक्रीज कॉस्ट. दिस मीन्स मोर स्टाफ, एंड you have to maintain hygienic conditions, sterile conditions. This means more staff, more cost. My patients ask me, why is your PRP so expensive? I tell them I'm not compromising on the quality from start to finish. So you cannot expect that मैं आपको PRP के इस क्वालिटी को एक लो कॉस्ट पे दूँ. तो फिर चीप ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जो है वो नहीं जाएं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर स्किन. No, you are injecting this into your face, you are injecting this in your scalp. Please do not compromise. This is not the time to save money. This is one place where it's worth it. That's why go to a good provider, a good esthetician, a good dermatologist, a good plastic surgeon, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं और आपको पता है that they will not mess up. ओके डॉक्टर नाजिया, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया है, लेकिन कुछ सवाल जो हैं वो लोगों ने भेजे हैं, इसलिए एक तो मैं आपसे पूछ चुकी हूँ कि यंगर लड़कियाँ जो ये सीरम्स और ये सब यूज़ करना शुरू कर देती हैं, टीनेज अभी एंटर ही होती हैं 13-14 में ही, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा ये चीज़ें अवेलेबल हैं जिसमें हाइलुरोनिक एसिड और रेटिनॉल्स और ये सब विटामिन C और ये सब आ जाता है, वो उनको उस एज में नहीं यूज़ करना चाहिए या यूज़ कर सकती हैं? टीनेज, हाँ टीनेज 13, 14, 15. Again, they should use a gentle cleanser, a moisturizer, a sunblock. If you have good skin, for teenagers, this is enough. This is enough. Yeah. Okay. ठीक है. अच्छा, एक और सवाल किसी ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि वो जब 16 के थे तो उनके फोरहेड पे जो है वो एक्ने थी, और नाउ ही इज़ 21, अभी तक एक्ने है, एक ही जगह पर है, इतने टाइम से है, डाइट से और नेचुरल सोर्सेज से उन्होंने उसको सही करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. ही इज़ आस्किंग फॉर अ सोल्यूशन. आई नो दिस इज़ अ वेरी जनरल क्वेश्चन, बट सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. फोरहेड पे ही एक्ने है, बाकी उसने जिक्र नहीं किया कि chin, cheeks, anywhere else. This patient, this person probably has dandruff. And when that dandruff is falling on his forehead, it's causing acne. So पहले तो he should observe his scalp, थोड़ा उसको assess करे. अगर dandruff है तो dandruff को treat करे. जब आप dandruff को treat करेंगे तो वो जो acne हो रहा है उसकी वजह से वो भी resolve हो जाएगा. सेकेंड ये हो सकता है पोर हाइजीन हो सकता है, या फिर हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं, तो अगेन दैट इज़ कॉजिंग
the acne on forehead. अच्छा, सो Because हेयर इश्यूज की वजह से भी जो है आपकी बिल्कुल। फोरहेड पे एक्ने हो सकता है. ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि डैंड्रफ Yes, अगर होता है, yes. आपका ऑयली स्कैल्प अगर होता है, तो उससे भी जो है वो आपकी फोरहेड पे एक्ने हो सकता Yeah, है. so again, what is very important, if you have acne only on the forehead, and if for a boy, for instance, and you have acne on the neck area, then one of the most probable causes is dandruff. आप डैंड्रफ को ट्रीट करेंगे, विथ टाइम एक्ने विल ऑल्सो गो अवे. ठीक है. सेकेंड, ऑयलिंग. अब ये लोग क्या करते हैं, जब डैंड्रफ आपको होता है, a lot of people start oiling their hair. That's a big no-no. Yeah. So how do you treat dandruff? अब ज़ाहिर है उन्होंने आपको मैसेज किया है, would love to address his concern. You're going to use a shampoo which has ketoconazole. This is antifungal and you start using it. अगर वो settle होता है तो ठीक है, and you're going to use it. This is a lifelong thing. You will use it. हो सकता है आप उसको stop करें, it comes back. अच्छा. Yeah. Okay. So it depends कि आपका dandruff कितना ज़्यादा है, कितना severe है. I would like to know more, but for now, from what I'm assuming is कि acne on the forehead and only forehead for all these years, yes. ओके, सो आप अपनी डैंड्रफ को पहले जो है वो सही करें आप assess करें अपने scalp को. ठीक है, सही. अच्छा, किसी ने भेजा है जो कि ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है, नॉन सर्जिकल फेशियल गुड फॉर फर्म स्किन व्हेन यू आर टचिंग योर 40s. Non-surgical facial. मतलब आई थिंक दे मीन के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट for firm skin when you're touching your 40s. Firm skin. In your 30s and 40s, it's a very good time to start collagen induction treatments because यहाँ भी collagen breakdown ज़्यादा हो रहा है. So it's a very good time to start considering these treatments ताकि हमारी skin जो है ज़्यादा से ज़्यादा collagen बनाए, and that is going to that is going to give you a nice look. अच्छा, collagen induction treatments. ओके, ठीक है. So this is an umbrella term. इसके नीचे बहुत सारे terms आ जाते हैं. Okay. For example? Few years back, collagen induction treatment was only microneedling. Okay. Yeah, but now a lot of treatments, they come under this term. Does radio frequency come under this term Yes, also? microneedling with radio frequency. Yes, definitely it does. Yeah. So treatments that is going to make your skin to produce more collagen. अच्छा, ठीक है. अच्छा, दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट जिसको मैं चाहूँगी आप क्विकली जो है वो केटर करें. आईवी ट्रीटमेंट्स जो होती हैं, जो आईवीज लगा के और वो इंजेक्ट करते हैं, व्हाट डू दे इंजेक्ट एंड इज़ इट सेफ और नॉट? वो भी हमने देखा है कि घरों में भी लोग कर रहे हैं, सैलॉन्स में भी लोग कर रहे हैं. आईवी ट्रीटमेंट मैंने सुना है बार्स होते हैं, आईवी ट्रीटमेंट वो पार्टीज होती हैं वेस्ट में, तो हाँ, कॉकटेल्स और वो, तो व्हाट इज़ दैट एंड इज़ इट सेफ? I discourage it. Okay. Honestly, I don't like it. I tell my patients, बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है. बहुत डिमांड हो गई है, हाँ. And for the most part, people over here, they're looking for improving their skin tone. Their skin tone? Yeah. अच्छा. Yeah. But they say energy boosters भी होते हैं. हाँ, energy boosters भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं. So why not look for more organic ways of restoring your energy? Why not fulfill the nutritional deficiency? Why IV drips? You know, अगर IV drips, अगर आप hospital जाएंगे, comatose patients के लिए होता है, who are not able to eat or drink. You know, so you are someone who's walking into the clinic. आप अपनी lifestyle modification करें to have the same kind of energy that you're looking for. If you feel कि energy down है, I feel very tired. So I'm not a big fan of IV drips. I discourage them and I don't provide them at my clinic. सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर नाजिया. ये टॉपिक इतना वास्ट है कि अभी भी मेरे जहन में जो है ना वो कई सवालात हैं जो मैं आपसे करना चाहूँगी, जो कि मैंने अभी छोड़ दिए हैं. फॉर लेट्स से कि जो सप्लीमेंट्स लोग लेते हैं फॉर स्किन एंड हेयर एंड ऑल, तो वो कितने अफेक्टिव होते हैं. और इसी तरह और भी दूसरे सवाल हैं और मेरे पास जो है वो कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन मैं आपका और टाइम नहीं लूँगी, मे बी इन अनदर एपिसोड. थैंक यू सो मच. ये मेरे लिए इतना इन्फॉर्मेटिव था, आई एम श्योर के ऑडियंस के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने क्लियर आउट किया और लोगों को बताया, और एक ऑनेस्ट टॉक जो है वो आपने की, बीइंग एन एस्थेटिक फिजिशियंस, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे होते हैं. सो दैट्स अ रियली गुड थिंग अबाउट यू. थैंक यू सो मच. Most welcome.